गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ बंसल एकेडमी। तो आज के हमारे स्पेशल सेशन में, जो कि अपने आप में पीवाईक्यू स्पेशल सेशन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यहाँ पे मैं आपके साथ बात करूंगी प्रीवियस ईयर पंजाब स्टेट एग्जामिनेशंस की। वहां पे जितने भी एग्जामिनेशंस हैं, उन एग्जामिनेशंस को पिक करके हम लोग उसी की डिटेल्ड वीडियो, मतलब जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स को डिस्कस किया जाएगा विद सॉल्यूशन बहुत डिटेल में, और साथ के साथ उसके साथ के जो शॉर्टकट्स हैं, ट्रिक्स हैं, वो भी आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। ये लास्ट ईयर पंजाब कांस्टेबल का एग्जामिनेशन है, आज जिसकी डिटेल्ड एनालिसिस और वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं। सो डेफिनेटली ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इतना हम लोग समझ चुके हैं कि ये पूरा का पूरा क्वेश्चन बेस्ड है हमारे स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन पार्ट पे, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको डिफिकल्ट पार्ट मानते हैं, बट व्हाट आई बिलीव कि अगर आप लोगों को उसके कॉन्सेप्ट्स और ट्रिक्स बहुत अच्छे से आते हैं, तो हमारे लिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाना दैट इज नॉट अ बिग डील, दैट इज नॉट अ रॉकेट साइंस। तो बहुत इजी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के सामने इसका इंग्लिश और पंजाबी वर्जन दोनों है। सो इन वॉट एवर लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल, आप लोग उस क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं। मैं इसको इंग्लिश में ही रीड कर रही हूँ। सो डेफिनेटली हम लोग एक बार इस क्वेश्चन को रीड करेंगे। क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट्स हैं वो बहुत इजी रहती हैं। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट लेवल ऑफ इंग्लिश जो हमें ना समझ में आए। सो जैसी लैंग्वेज में आप लोग ज्यादा कंफर्टेबल हैं, वैसे डेफिनेटली आप लोग इसको समझ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करती हूँ। सो सबसे पहले स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन वाले पार्ट में आप लोगों को स्टेटमेंट, जिसको कि पंजाबी में कथन भी बोला जाता है, दैट इज गिवन। सो यहां पे लिखा है ऑल शार्क्स आर फिश, दैट मीन्स जितनी भी शार्क्स हैं दे ऑल आर फिश। चलिए मैंने इसको ड्रॉ कर लिया। हर किसी को पता रहता होगा कि वेन डायग्राम की हेल्प से ही हम इसको सॉल्व करते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो चलिए मैंने वैसा ही किया। आफ्टर दैट सेकेंड कंडीशन से, सेकेंड स्टेटमेंट सेज नो फिश इज अ व्हेल, कोई भी फिश वेल नहीं है। यहां पे मैंने वेल्स को मार्क किया, दोनों के साथ लिंक लगा के एक बार इसको क्रॉस कर दिया। आई होप सो ये डायग्राम आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। रीजन बताया था, जो मेरी डिटेल्ड वीडियोस हैं स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन पे, वहां पे भी मैंने डिस्कशन की थी कि यहाँ पे जो फिश है उसका रिलेशनशिप नहीं है, कभी भी वो कंबाइन नहीं कर सकती किसके साथ, वेल के साथ। तभी उसने बोला नो फिश इज अ वेल, मतलब कोई भी फिश वेल तो नहीं हो सकती है। मैंने लिंक लगा के क्रॉस कर दिया कि अब ये कॉम्बिनेशन कभी भी पॉसिबल नहीं है। चलिए आइए डिस्कस करेंगे हम इसके कंक्लूजन्स। कंक्लूजन्स को ही तो चेक करना है। स्टेटमेंट्स आर ऑलवेज 100% करेक्ट, 100% एक्यूरेट, ट्रू है, हमने उसके अकॉर्डिंग ड्रॉ किया। चेक किसके अकॉर्डिंग करेंगे, हमारे कंक्लूजन के अकॉर्डिंग, जिसको पंजाबी में सिट्टा भी बोला जाता है, उसी के अकॉर्डिंग एक बार चेक करेंगे एंड आफ्टर दैट हम लोग अपने फाइनल रिजल्ट या आउटकम तक आ जाएंगे। द फर्स्ट कंक्लूजन सेज नो वेल इज अ शार्क, कहता कोई भी वेल शार्क नहीं है। ये तो बिल्कुल सही कह रहा है। रीजन, जब फिश और वेल का कॉम्बिनेशन ही पॉसिबल नहीं है, और आप लोग देख सकते हो शार्क को मैंने पूरा का पूरा, जितना भी शार्क का एरिया है उसको मैंने एनक्लोज कर दिया फिश वाले एरिया के अंदर, क्योंकि वो उसी का पार्ट है। सो जब फिश और वेल में कोई लिंक नहीं है, तो शार्क और वेल में लिंक कैसे पॉसिबल है? दैट इज द रीजन व्हाई नो वेल इज अ शार्क, दैट इज अ करेक्ट कंक्लूजन। आफ्टर दैट सेकंड रीड करेंगे, ऑल शार्क्स आर वेल्स, बोलता है ऑल शार्क्स, जितनी भी शार्क्स हैं सारी की सारी वेल्स हैं। क्लियर कट दिखाई दे रहा है डायग्राम में कि मैम ये तो सिंगल भी शार्क वेल नहीं हो सकती, ऑल का तो केस पॉसिबल ही नहीं है। दैट इज द रीजन व्हाई आई वाज एबल टू अंडरस्टैंड कि जो पहले वाला कंक्लूजन है वो बिल्कुल सही है और जो दूसरे वाला कंक्लूजन है वो अपने आप में गलत है। सो यहाँ पे हमारा ए पार्ट, ए ऑप्शन सही रहेगी, जिसका अकॉर्डिंग है ओनली वन फॉलोज, क्योंकि दूसरे वाला गलत है। 1 और 2 वो भी दोनों सही नहीं है, ना एक ना दूसरा, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पहले वाला आंसर बिल्कुल सही है। इसी वजह से आप लोग अपने आंसर्स को बहुत जल्दी अटेम्प्ट कर सकते हो और बहुत इजी क्वेश्चंस रहते हैं, इसके ज्यादा दिक्कत नहीं आती। चलिए चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लियरली नजर आया कि मैम ये क्वेश्चन है हमारा
अल्फाबेट सीरीज में से, इट्स नॉट अल्फाबेट्स। मैंने अपनी डिटेल्ड वीडियो में भी बताया था कि अल्फाबेट्स कभी नहीं होता, अल्फाबेट्स का मीनिंग है लैंग्वेजेस, भाषाएं। तो यहाँ पे हमेशा अल्फाबेट सीरीज रहता है या लेटर सीरीज रहता है। लेटर का लेटर्स चल जाएगा, लेकिन अल्फाबेट का अल्फाबेट्स नहीं बनाएंगे। चलिए आएंगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे एक चीज है, मैंने बताया था क्वेश्चन को बहुत इजीली अटेम्प्ट कर लोगे, ज्यादा मुश्किल नहीं आती। अगर एक चीज पे तुम्हारा फोकस होगा, वो फोकस है हर एक लेटर की पोजीशन पे। अगर हर लेटर की पोजीशन हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है, चाहे वो मैं लेफ्ट से बात कर रही हूं, चाहे वो मैं राइट से बात कर रही हूं, अगर लेटर की फ्रंट और बैक पोजीशन बहुत अच्छे से जानते हो, ये क्वेश्चन सॉल्व करना 5 सेकंड की बात होती है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे? हर एक लेटर की पोजीशन मैंने वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस किया था, छोटी छोटी ट्रिक्स के साथ कैसे हर किसी का नंबर याद करना पड़ेगा। अगर वो ऑलरेडी आता है बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप लोग जितने भी हमारे यूट्यूब के व्यूअर्स हैं, एक बार वो जाके हमारे चैनल पे हमारी डिटेल्ड वीडियोस में चेक कर सकते हैं कि मैंने क्या क्या ट्रिक सिखाई थी। यूट्यूब पे भी ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स ऑलरेडी अवेलेबल है। सो जैसी जो भी समझ में आए, चाहे वो मेरी बताई हुई ट्रिक्स थी, चाहे वो यूट्यूब की ट्रिक्स थी, जैसे भी है, बट पोजीशन याद रहनी चाहिए, रेस्ट एवरीथिंग इज फाइन। लिखेंगे जी यहाँ पे एल का मैंने बताया था लव करके बच गए 12, के का मैंने बताया था किंग्स 11, जे से जियो है तो मैंने 10 लगाया, डी का नंबर है 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, जी का नंबर है लास्ट है ना, तो 26, 25 और यहाँ पे 24, हर किसी को याद रहेगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने क्वेश्चन को देखा, एक बात तो समझ में आई कि मैम यहाँ पे ना ये पूरी की पूरी डिक्रीजिंग ऑर्डर, जिसको बोला जा रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, वही तो है 12, 11, 10, 4, 3, 2, 26, 25, 24। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शंस को चेक करेंगे जिसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर नहीं है, सबसे पहले तो उसी ऑप्शन को क्रॉस करो। बताया था मैंने अपने आंसर्स में कि आप लोग सही आंसर को बाद में देखें, सबसे पहले गलत आंसर को कट शॉर्ट कर दें। अगर तो टेक्निक समझ में आ जाती है फिर तो बहुत बढ़िया है, अदरवाइज ऑप्शंस को चेक करें। यहाँ पे HGF, H का नंबर कितना है? दैट इज 8, G का है 7, F का है हमारे पास 6, I का नंबर 9, यहाँ पे 8, यहाँ पे 7, GHI, लेकिन क्या GHI का मैं नंबर लिखूंगी भी? रीजन यहाँ पे 7, 8, 9, ये तो डिक्रीजिंग ऑर्डर को फॉलो ही नहीं कर रहा, ये फॉलो करेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर को। तो क्या ये मेरी ऑप्शन पॉसिबल है? यू विल से नो मैम, तो इसको फटाफट से क्रॉस कर देंगे। आफ्टर दैट GFE, यहाँ पे G का नंबर है 7, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 7 और वहां पे है हमारा वेट, ये मैंने गलत लिख दिया। चलिए यहाँ पे G का नंबर है हमारे पास 7, ये है हमारे पास 6 और ये है हमारे पास 5। तो यहां से ना हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके माइंड में शायद दुविधा चल रही होगी कि मैम यहाँ पे A पार्ट, B पार्ट और D पार्ट, हमको तो तीनों ही सही लग रहे हैं क्योंकि तीनों में ही डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो अब मैम कौन सा वाला कॉन्सेप्ट उठाए? क्या हमें एडिशन ऑफ नंबर्स पे काम करना पड़ेगा? लेकिन एडिशन से भी कोई बात नहीं बनने वाली, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियर कट पता चल रहा है कि 12, 11, 10, 8, 7, 6 क्या सबका टोटल करके कुछ सेम आएगा? यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, किसी का कोई केस नहीं बनेगा, ना कुछ एडिशन का बनेगा। तो समझने की बात है, यहाँ पे छोटी छोटी चीजें हैं जिन पे फोकस करके चलो। जैसे कि मैंने बताया था, नंबर्स की जब भी बात करेंगे, इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, उसके हिसाब से चलते हैं। जितने भी नंबर्स मेरे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, उनका जो इनिशियल लेटर है, इनिशियल लेटर की जो पोजीशन है, एक बार उसको चेक करो, क्या वो अपने आप में ऑड नंबर है या इवन नंबर है? यू विल से मैम 12 नंबर है तो ये इवन नंबर है, 4 है तो भी ये इवन नंबर है, 26 तो भी इवन नंबर है। वहीं से हमारे दिमाग में स्ट्राइक कर जानी चाहिए कि अगर किसी ऑप्शन में जो हमारा इनिशियल लेटर है वो अपने आप में क्या है? ऑड वन है, मतलब इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है, तो उसको भी क्रॉस कर देंगे। और जैसे ही उसको क्रॉस करने की सोची,
तो हमारे पास बी ऑप्शन और हमारे पास डी ऑप्शन, दोनों ही ऑप्शंस कट हो गई और एक ही ऑप्शन थी जो मेरे पास बची, दैट इज योर HGF, क्योंकि 876 ये सिनेरियो सही है क्योंकि ये स्टार्ट भी इवन नंबर से हुआ और एंड भी इवन नंबर पे हुआ, जो कि हमारा ऑलरेडी यहाँ पे कॉन्सेप्ट था। तो इसी तरीके के कॉन्सेप्ट कई बार आप लोगों को एक क्वेश्चन में दो कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना पड़ जाता है, सो बहुत ढंग से अप्लाई कर लेंगे, इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए, अगर ये क्वेश्चन ऑलरेडी अटेम्प्ट कर चुके हैं तो चलेंगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा बहुत इजीली देख सकते हो, पूरा का पूरा क्वेश्चन हमारा अल्फाबेट सीरीज पे ही बेस्ड है। ऐसे क्वेश्चन मैंने बताए थे इजी रहते हैं अगर आप थोड़ा थोड़ा पैटर्न समझने की कोशिश करते हैं। समझना कैसे है उस चीज को देखेंगे। BCBCCBCB, जैसे इस क्वेश्चन को देखा तो समझ में आया, कुछ कुछ ट्रिक्स लगाने की कोशिश करो। सी के बाद फिर से सी लिख रखा है, इसका मतलब 2 सी साथ में आने बहुत जरूरी है। यहाँ पे एक सी तो नजर आया लेकिन मैंने एक सी और लगाया ताकि ये पैटर्न यहीं से मैंने पकड़ने की कोशिश की ना, BC तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी हो सकता है ये फिनिश हो रहा हो, तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में आएगा कि पॉसिबल है, क्योंकि ये हिट एंड ट्रायल है। सोचना पड़ेगा कौन सा लेटर है जिसको मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स लिखा है। सबसे पहले दिमाग में थॉट आई कि शायद BCC ना हो, लेकिन फिर साथ ही साथ आप इसको फिल करते रहे। यहां पे आएगा BCC, आफ्टर दैट BCCC, 3 बार सी बोलोगे मैम ये पॉसिबल नहीं है, फिर तो BCC 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 ऐसे होता। तो अगली ट्रिक हमारे माइंड में क्या आई, क्यों ना मैं यहाँ पे BCCB इन चारों लेटर्स को साथ में रख के देखती हूँ। अब चेक करते हैं, यहां बना पैटर्न BCCB, फिर से बनाया BCCB, फिर से बनाएंगे BCCB और इसी के साथ हमारा आंसर आ जाएगा। हमारे आंसर में CBBC, सो दैट इज द राइट आंसर। ए पार्ट इज द राइट आंसर। पैटर्न बनाने हैं बहुत इजी है, सेम वर्ड को चुनना है, बस उस वर्ड को पिक कर लो। वो वर्ड क्या होगा, लगाओ अपना लॉजिक, दिमाग लगाएंगे, वर्ड को मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स लिखना है एंड दैट इज द केस। उसी के साथ हमारा आंसर भी आ जाएगा। चलिए चलेंगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्लियर कट सबको फिर से नजर आएगा, मैम ये क्वेश्चन है ब्लड सीरीज में से, सॉरी ब्लड रिलेशन में से, ब्लड सीरीज बोल रही हूँ, ये क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन में से। शशि एंड साक्षी आर अ कपल, लेकिन इस कपल में कौन मेल है कौन फीमेल है ये हमें अब तक तो नहीं बताया, लेकिन फिर भी हल्का हल्का समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैंने बताया शशि को। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे ये पंजाबी में इस क्वेश्चन को रीड करना चाहते हैं, पंजाबी में भी रीड कर सकते हैं, इन वॉट एवर लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल। आप लोग इस क्वेश्चन को मेरे अटेम्प्ट करने से पहले, क्योंकि मैं यहीं पे अटेम्प्ट कर रही हूँ, एक बार क्वेश्चन को लिख भी सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। ये इसका पंजाबी वर्जन है, वीडियो को पॉज कर लें, पंजाबी वर्जन लिख लें, इंग्लिश वर्जन लिख लें। नहीं लिखना चाहते हैं पहले सॉल्व कर लें, पहले सॉल्व करो, आफ्टर दैट मेरे आंसर से क्रॉस चेक करो। सेम ही स्लाइड पे मैं आंसर लिख रही हूं, शशि एंड साक्षी, तो मैंने यहां पे बताया शशि और इसी का अगर कपल है साक्षी तो मैंने यहाँ पे इसको बाय डायरेक्शनल कर दिया, ये रहा शशि और ये रही साक्षी। आफ्टर दैट साक्षी इज सिस्टर सुनीता, शशि की सिस्टर मत बना देना, रीजन नाम बहुत मिलते जुलते हैं, कई बार जल्दी में हड़बड़ाहट में हम लोग गलत बना देते हैं। भाई वो साक्षी की सिस्टर की बात करेगा जिसका नाम है सुनीता, तो सुनीता जो है वो भी मैरिड है, इज मैरिड टू आकाश। कहता सुनीता की शादी हो चुकी है आकाश के साथ, अच्छी बात है। एंड इज द डॉटर इन लॉ, ये एंड किसके बारे में बोलेगा, उसी के बारे में जिसके बारे में सेंटेंस शुरू हुआ था। कहता है साक्षी की जो बहन है सुनीता, वो अपने आप में उसकी शादी हो चुकी है आकाश के साथ और वो डॉटर इन लॉ है हेमा की। अगर वो डॉटर इन लॉ है हेमा की तो समझ में आया कि जो सुनीता है अपने आप में फीमेल वर्जन है। रीजन मैंने सारे के सारे नाम तो लिख दिए, कपल्स के नाम तो लिख दिए, लेकिन जब तक ये नहीं बताएगा ना, मैं किसी भी जेंडर को एज्यूम करके चल ही नहीं रही हूं।
पहला ही रूल बताया था, अगर बाद में बाय ऑप्शन करना पड़ता है तो मर्जी है, यहाँ पे भी बाय ऑप्शन करूंगी, लेकिन इनिशियली नाम के बेस के ऊपर किसी के जेंडर को प्रेडिक्ट नहीं करूंगी। शशि लड़का लड़की किसी का भी नाम हो सकता है, साक्षी लड़का लड़की, चाहे दिल दिमाग बोलेगा कि साक्षी किसी लड़की का नाम होगा, पर फिर भी हम लोग ब्लड रिलेशन में नाम के बेस के ऊपर कभी भी जेंडर को प्रेडिक्ट नहीं करेंगे अनटिल अनलेस एग्जामिनर खुद ना बताए। तो जैसे उसने बताया कि सुनीता डॉटर इन लॉ है, अगर ये फीमेल है तो डेफिनेटली आकाश मेल होगा, और अगर सुनीता डॉटर इन लॉ है तो हेमा मदर होगी किसकी, आकाश की। आफ्टर दैट उसी ने साथ के साथ बताया हेमा कॉमा द मदर ऑफ साक्षी, मतलब हेमा अपने आप में कौन है, मदर है किसकी, साक्षी की। चलिए हम लोगों ने यहाँ पे बताया, लेकिन इसके बताने से सॉरी शशि की, लेकिन ये शशि की मदर होने का मतलब ये नहीं है कि शशि अपने आप में लड़का होगा या लड़की होगी। चलिए अभी क्वेश्चन को चेक करते हैं। हाउ इज हेमा रिलेटेड टू साक्षी, आप लोगों को हेमा का रिलेशन बताना है साक्षी के साथ। चलिए बनाने की कोशिश करेंगे। पहला आंसर है सिस्टर, क्या वो डिफरेंट लेवल पे है, क्या वो उसकी बहन हो सकती है, कहते पॉसिबल नहीं है। डॉटर इन लॉ मतलब उसकी डॉटर इन लॉ जिसको बहू रानी बोला जाएगा, हेमा तो ऊपर लेवल पे है, वो किसी की डॉटर इन लॉ मतलब साक्षी की डॉटर इन लॉ, कैसे पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल। क्या वो उसकी डॉटर होगी, अरे डॉटर तो डाउन लेवल पे होनी चाहिए, ये अप लेवल पे है। पहले वाला क्या लगा दूसरे वाले का, तो जब मैंने अप लेवल पे देखा तो समझ में आया जो हमारी हेमा है वो लगेगी मदर इन लॉ, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया मदर इन लॉ। दैट क्लियरली इंडिकेट्स कि जो शशि है ये अपने आप में मैस्कुलिन जेंडर है और जो साक्षी है ये अपने आप में एक फेमिनिन जेंडर है। क्वेश्चन से ही अंदाजा लगाना पड़ा, अदरवाइज नहीं पता चलना था। तो ऐसे हम लोग अपने क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाय ऑप्शन भी चले जाते हो तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपने आप में ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और क्लियरली दिख भी रहा होगा कोडेड ब्लड रिलेशन जो तीसरे नंबर का पार्ट है, तीसरी टाइप है। मैंने बताया था ब्लड रिलेशन में 3 कैटेगरीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली कैटेगरी कौन सी थी, ऐसे ही जनरल क्वेश्चन। सेकंड वाली कैटेगरी कौन सी थी, जितने भी हमारे पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस हैं वो आएंगे। थर्ड वाले में हमारे जितने भी कोडेड पार्ट हैं वो सारा का सारा आएगा। क्लियरली नजर आ रहा है मैम, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन बहुत सारे कोड्स गिवन है, आंसर बनाने की कोशिश करनी है। कहता 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शंस में ट्राई करके बता दें कि एस इज द हस्बैंड ऑफ जे कौन सी ऑप्शन से है। तो 4 ऑप्शन है, स्टूडेंट्स लगे रहते हैं चारों ऑप्शंस को बनाने, लेकिन मैंने अपनी क्लास में भी ये बताया था, जब डिटेल्ड वीडियो डाली थी तब भी बताया था, ऐसे क्वेश्चंस में एग्जामिनर का होली सोली एक ही मोटिव है, जस्ट टू वेस्ट योर टाइम। जितना टाइम आप लोग लगाएंगे चारों ऑप्शंस को सॉल्व करने में उतना ही बेटर है, क्योंकि टाइम आपका उतना ही जाता जाएगा और बेटर हो जाता है, पेपर का लेवल बढ़िया बन जाता है जब आप लोगों के पास टाइम की शॉर्टेज हो जाएगी। सो अगर एग्जामिनर ने इतनी अच्छी स्मार्ट वर्किंग कर रखी है तो स्मार्ट वर्किंग थोड़ी बहुत हम भी कर सकते हैं। कैसे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, आई विल नॉट से ऑलवेज, लेकिन ज्यादातर उसके आंसर थर्ड या फोर्थ पार्ट में छुपे रहते हैं। सो एक काम कर सकते हैं, हम लोगों को चेक तो सब करना ही है, फर्स्ट पार्ट से शुरू करने की बजाय अगर मैं डायरेक्टली थर्ड पार्ट से स्टार्ट कर लूं तो ये हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो जाएगा। चलिए चेक करेंगे। मैंने सबसे पहले थर्ड पार्ट को स्टार्ट किया। थर्ड पार्ट सेज J माइनस D, मतलब माइनस का मीनिंग क्या है, J इज द मदर ऑफ D। चलिए बनाएंगे, J इज द मदर ऑफ D। चलिए बनाया। आफ्टर दैट D प्लस A, D प्लस A का मीनिंग क्या था कि D इज द ब्रदर ऑफ A, D भाई है किसका, A का, लेकिन A का जेंडर अभी तक नहीं पता। A डिवीजन S, मतलब A इज द सन ऑफ S, A भी बेटा है, किसका बेटा है, S का बेटा है। तो समझ में आएगा D और A दोनों आपस में भाई हैं। D के मदर कौन है, J, तो क्या वो A के मदर नहीं होंगे। अगर A के ये देखेंगे ये दोनों भाई हैं, आफ्टर दैट ये इनकी मदर है, तो क्या ये दोनों J और S आपस में मैरिड कपल नहीं होंगे, बोलोगे यस मैम। तो D क्या S का बेटा नहीं होगा, यस मैम।
अगर ये फेमिनिन है तो क्या ये मैस्कुलिन नहीं होगा? बताया था ब्लड रिलेशन में खाली एक ही रिलेशनशिप है, दैट इज आवर कपल पार्ट। जहां पे मैरिड रिलेशनशिप आ जाएगा ना, वहीं पे एक ऐसा रिलेशनशिप है आप लोग जेंडर प्रिडिक्ट कर सकते हो। अगर एक का बताया तो दूसरे का पता चल जाएगा। अदरवाइज अगर हम लोग सिबलिंग्स वाला केस ले तो वहां पे जरूरी नहीं है कि अगर एक भाई है तो दूसरा भी भाई होना चाहिए, या अगर एक आइडियल वे से चले कि अगर एक लड़का है तो एक लड़की होनी चाहिए। दोनों लड़के भी पॉसिबल हैं, दोनों लड़कियां भी पॉसिबल हैं। तो यहां से हमें जेंडर की प्रिडिक्शन नहीं करनी चाहिए। खाली जो आप लोगों का मैरिड वाला पार्ट है वहां पे हम लोग अपना जेंडर बहुत क्लियरली मेंशन कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया तो क्वेश्चन क्या था, एस इज द हस्बैंड ऑफ जे, एस हस्बैंड है जे के। तो देखिए आप लोगों के सामने है जो मैंने क्लेम किया था, दैट वाज नॉट अ फेक क्लेम, क्योंकि यहां पे वो क्लेम अपने आप में साबित कर दिया कि जो थर्ड पार्ट था वही हमारा सही आंसर था। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही ऐसा पॉसिबल होता है, जनरली ज्यादातर केसेस की बात कर रही हूं। और वैसे भी आइडियली अगर हमें कहीं से भी ऑप्शन से स्टार्ट करना है तो व्हाई टू स्टार्ट विद फर्स्ट, Why can't we start with the third option? अगर थर्ड ऑप्शन से स्टार्ट कर देंगे तो भी कौन सा फर्क पड़ जाएगा। लेकिन अगर ये बाई चांस हमारा सही आंसर रहेगा, जो कि जनरल एनालिसिस है कि थर्ड या फोर्थ पार्ट में जनरली हम लोगों को हमारा सही आंसर मिल जाता है, तो हमारे तकरीबन 30 या 40 सेकंड सेव हो सकते हैं। और टाइम सेव करना ही तो हमारा होली सोली मोटिव है। अगर ये क्वेश्चन डन है तो समझ में आया मैम सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बिलोंग्स टू डायरेक्शंस वाली कैटेगरी। चलिए डायरेक्शंस वाला क्वेश्चन है, अगेन इंपॉर्टेंट है। बताया था आप लोगों को नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लेफ्ट राइट कहां पे कैसे मूवमेंट होनी चाहिए, हर एक चीज के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होनी बहुत जरूरी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट, सेम पॉइंट से स्टार्ट किया। जो पंजाबी वाले स्टूडेंट्स हैं वो एक बार यहाँ पे पंजाबी वाले वर्जन को भी बहुत अच्छे से रीड कर सकते हैं, नोट डाउन कर लें, वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल लें। आई होप आप लोगों ने ये ऑलरेडी अटेम्प्ट कर लिया होगा और अब इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट, ए वॉक्स 30 मीटर साउथ, साउथ है तो डेफिनेटली नीचे जाएगा। मैंने बोला 30 मीटर गया, कौन गया, ए गया, साउथ में गया। वॉक्स टर्न्स देन टर्न्स वेस्ट, अब ये वेस्ट टर्न करेगा, इसी के भी ऐसे लेफ्ट या सॉरी साउथ या वेस्ट जाने से हमारा लेफ्ट या राइट इफेक्ट होगा। अब यहाँ पे ये नहीं सोचेंगे कि मैम इसका वेस्ट कहाँ पे होना चाहिए, वेस्ट वहीं पे है जहां पे होगा, दैट मीन्स वेस्ट हमारा उस डायरेक्शन में होगा। टॉप पे नॉर्थ, डाउन में साउथ, इधर लेफ्ट सॉरी इधर ईस्ट है एंड इधर हमारा वेस्ट वाला पार्ट है। आई होप सो सबको आता होगा। और यहाँ पे जैसे ही पता चला कि 40 मीटर उसको वॉक करना है, कौन से वाली साइड, दैट मीन्स वेस्ट वाली साइड ले गई। देन इट टर्न्स टू हिज लेफ्ट, अब मेरा फेस इधर है, मेरे को अब जजमेंट करनी है कि मेरा लेफ्ट कहां पे होगा, लेफ्ट होगा डाउनवर्ड्स और राइट होगा हमारा अपवर्ड्स। दैट मीन्स नीचे जाना है हम लोगों को बाय 50 मीटर। चलिए 50 मीटर ले गए और ये वो पोजीशन है अब जहां पे ए है। अब अगली कंडीशन पढ़ेंगे। नेक्स्ट सेज एट द सेम टाइम बी वॉक्स 80 मीटर साउथ, दोनों ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में गए, लेकिन ए 30 गया था और जो बी है अब वो 80 मीटर साउथ जाएगा। तो एक काम करती है, बी के लिए मैंने ब्लू पेन पिक कर लिया ताकि समझ में आना इजी रहे। ये डाउन जाएगा 80। चलिए अगर 80 गया तो समझेंगे 80 कैसे मैंने यहां पे बनाया, 30 ये था, 50 ये था, 50 और 30 अपने आप में 80। तो समझ में आया मैम ये पूरी की पूरी ब्लू लाइन है 80 की जो अपने आप में बी गया है। आफ्टर दैट बस उसका और कुछ नहीं बताया। वेयर इज बी नाउ, बी नाउ, बी कहां पे है, यहाँ पे। ए कहां पे है, ए यहाँ पे है। पूछ रहा है बी कहां पे है विद रेस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ ए, इसकी पोजीशन बतानी है यहां से। अगर कोई वहां से देखेगा तो बी उसको कहां नजर आएगा, बस इजी साधारण शब्दों में। तो इतना तो समझ में आया मैम इन दोनों के जो बीच की दूरी है ना वो अपने आप में 40 है, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस भी 40 है। तो डेफिनेटली ये हमारा जो रेक्टेंगुलर पोर्शन है कंप्लीट होगा।
टॉप पे 40 तो डाउन भी 40। दैट इज द रीजन व्हाई बी और सी ऑप्शन को देखने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली उसके नंबर से ही कट कर दिया। यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 30 है, ऐसी ऑप्शन को क्यों देखेंगे, चलेंगे ए और डी ऑप्शन की तरफ। ए सेज बी इज 40 टू द वेस्ट ऑफ ए। क्या बी वेस्ट में है ए के? बोलोगे ए के वेस्ट में नहीं है मैम, ए के ईस्ट में है। दैट इज द रीजन व्हाई ए पार्ट इज द रॉन्ग आंसर, और जो डी पार्ट था बी इज 40 मीटर टू द ईस्ट ऑफ ए, दैट इज द राइट ऑप्शन। फटाफट से इस चीज को टिक कर लेंगे। और ऐसे ही आपके साथ ये जितने भी और क्वेश्चंस हैं उनको डेफिनेटली सॉल्व करूंगी, बट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे ट्यून्ड। और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं एक बार इनका इंग्लिश और पंजाबी वर्जन दोनों को आप लोग इन व्हाटएवर लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल दोनों को रीड करें। वीडियो में सिंगल सिंगल क्वेश्चन को पॉज करके वीडियो को हर एक क्वेश्चन का आंसर बनाने की कोशिश करें। और वीडियो के लास्ट में इतना कमेंट जरूर करिएगा कि जितने भी आज हम लोगों ने क्वेश्चन किए उसमें से कितने आंसर्स आप लोगों के सही थे, सो दैट हमें जजमेंट होनी चाहिए। अगर हम पिछले ईयर्स के सारे पीवाईज व्यूज को सॉल्व कर सकते हैं तो हमारे आने वाले एग्जामिनेशन में हमें बहुत हेल्प मिलेगी, क्वेश्चंस को बहुत इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। सो जुड़े रहेंगे हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन रिवाइज करेंगे बहुत अच्छे से सारे के सारे टॉपिक्स को। थैंक यू।